नमस्कार। कहानी बाबा भोमदेव की कुछ संदेश भी है और प्रेरणा भी। ये एक आनंददायक कहानी है। कहते हैं कि एक बादशाह था। वो अपने को बहुत ही होशियार, चतुर, विद्वान समझता था। लेकिन उसके दरबार में एक दरबारी थे जिन्हें लोग पंडित समझते थे, हर विषयों का जानकार, हर जटिल प्रश्नों का उत्तर देने में एकदम तुरंत तत्पर और उचित उत्तर भी देते थे। तो दरबार में उस पंडित दरबारी का बहुत नाम था, नगर में भी नाम था और सभी कहते थे कि भाई बड़े ही विद्वान हैं पंडित जी। और कभी कभी तो वो जो राजा बादशाह था वह भी अपने पंडित जी जो दरबारी थे उनकी विद्वता से ईर्ष्या करते थे। एक दिन पंडित जी से कहा, बादशाह, पंडित जी आप इतने होशियार हैं, इतने प्रकांड विद्वान हैं, आपके गुरु कौन है जिनसे आपने इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान प्राप्त किया है? पंडित जी विचार करने लगे कि यह बादशाह भी कैसा प्रश्न करता है। अरे विद्वता, ज्ञान, बुद्धि तो व्यक्ति के अध्ययन और अनुभव से आता है। अब इसके लिए हर बात के लिए कोई गुरु थोड़े ही होता है। लेकिन बादशाह ने इस बात की जिद कर ली कि आप अपना गुरु अवश्य हमको दिखाइए। जब आप इतना प्रकांड ज्ञानी हैं तो आपके गुरु तो महान ही होंगे ना। पंडित जी को कुछ कहते नहीं बना, कुछ टालते नहीं बना। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, मेरे रहते हैं हिमालय में, हिमालय के कंदराओं में, तो मुझे वहाँ जाना होगा। जाने के लिए वो मार्ग वे दिया जाए और राज दरबार से महीने भर का अवकाश दिया जाए। बादशाह को क्या, बादशाह का जो जीवन इन्हीं चीज़ों में चलना है। बाकी काम के लिए तो नीचे के सब मुलाजिम थे ही, तो आनंद ही लेना है। चलो जो आनंद आज ना आए, एक महीने के बाद आए, इनके गुरुजी आएंगे तो आनंद लिया जाएगा। इस विचार से पंडित जी को छुट्टी दे दी 1 महीने की, और पर्याप्त राशि जो उस समय का प्रचलित मुद्रा था, सोने का या चांदी का, ऐसा दे करके पंडित जी को विदा कर दिया गया। 1 महीना के बाद पंडित जी दरबार में उपस्थित हुए, बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ने पंडित जी से पूछा, कैसे हैं, कुशल क्षेम बताइए, ठीक ठाक हैं? बोला, हाँ ठीक ठाक है सब। बाद में बात हुई कि आपके गुरुजी आना स्वीकार किए, हिमालय छोड़कर आए या नहीं आए? पंडित जी ने कहा, नहीं, गुरुजी आए हैं, मेरे साथ ही आए, तो उनका दर्शन कराओ। तो ऐसे दर्शन कैसे होगा महाराज? वे आम जैसे हम लोग रहते हैं नगर में, तो नगरीय जीवन जीने का वे अभ्यस्त है नहीं। हम गृहस्थों के साथ घरों में रह नहीं सकते। तो वे नगर के बाहर जो पहाड़ी है, जो गुफा है, उस गुफा में उनको रखा गया है। अच्छा, गुफा में रखा गया है। तो फिर दर्शन कब होगा आपके गुरुजी का? तो दर्शन आप जब भी कर लीजिए, कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए। तो बादशाह ने कहा, कल तो चलेंगे। कोई बात नहीं है, आप आज भी चल सकते हैं। यद्यपि पंडित जी चाहते थे कि आज दिन में नहीं ही जाए तो अच्छा, कल ही निकले तो ठीक। दरबार जब विसर्जन हुआ, समाप्ति हुई, तो पंडित जी नगर के बाहर जो एक कंदरा है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी में एक गुफा है,
गुफा बहुत गहरी नहीं है, छिछला गुफा है। वहाँ पहुँचे, बहुत गंदगी थी, आसपास में चरवाहे बहुत सारे लड़के थे। उन लोगों से कह के एक असरफी दी तो लालच में सभी लोगों ने कंदरा को बहुत अच्छा से साफ कर दिया। उसमें से एक मोटे ताजे लड़के को पकड़ा और कहा, एक काम करना पड़ेगा कल तुम्हें। क्या? देखो, तुम सभी 5-6 है तो सभी यहाँ पर माथा मुड़ा करके, और ये हम कम्बल लाएंगे, शाम को वो कम्बल दे देंगे, उस कम्बल को सब लपेट करके गर्दन से, और एक जो तुम है, किसी को खास कर जो मोटे ताजे थे उसको बोला कि तुम कम्बल सिर से रखना ऐसा, और ललाट पर चंदन लगा दिया जाएगा, यहाँ चंदन यहाँ चंदन, और बैठ जाना है तुम। और ये लोग ऐसा होगा कि जैसे कोई साधु महात्मा बैठे हैं, और बाकी के लड़के जो हैं सो कुछ उधर उसी तरह से बैठे रहेंगे, कुछ उधर कम्बल ओढ़कर बैठे रहेंगे, कुछ इधर कम्बल, कोई कुछ किसी से नहीं बोलेगा। और बादशाह आएंगे तुम्हें देखने के लिए। तो सब घबरा गए लड़के, भले ही तो बादशाह आ जाएंगे तो हम लोग तो डर जाएंगे, डरते हैं बादशाह से, राजा को तो कभी देखा भी नहीं है कैसा होता है। तो नहीं, वो आएंगे, तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी भूमिका में बैठा रहेगा। वे केवल आएंगे तो तुम जो गुरु जी बने रहोगे, तुम्हारे गुरु होगे, वे केवल तुमसे वार्तालाप करेंगे, तुमको देखेंगे, बाकी को नहीं देखेंगे। उसका पर्सनालिटी थोड़ा, जो गुरु जी बनाया गया था, मोटा तगड़ा बढ़िया था। सवेरे एक बार फिर व्यवस्था देख लिया जाकर पंडित जी, सभी ने अपने बाल मुड़ाए हुए थे और सभी अंदर केवल अधोवस्त्र पहने थे, बाकी ऊपर से सभी ने कम्बल लपेट रखे थे। चंदन तो सभी ने लगाए थे, लेकिन जो गुरु जी खास थे वो विशेष रूप से चंदन तिलक लगा के बैठे थे। बोलना किसी को नहीं था, बोल दिए थे कि देखो तुम जो है, तुमको उससे बहुत प्रश्न पूछेंगे बादशाह, उत्तर नहीं देना है। ठीक, बातें तय हो गई। दूसरे दिन का दरबार लगा तो पूछे बादशाह मंत्री से, पंडित जी से कि आज तो आपके गुरु जी के दर्शन के दिन है, चलना है, चलेंगे, लेकिन ये एक चीज बता दीजिए, आपके गुरु जी का नाम क्या है? पंडित जी ने कहा, मेरे गुरु जी का नाम भोमदेव है। भोमदेव, ये कैसा नाम है? बस नाम है, जैसा सबका होता है वैसे ही नाम है। राजा ने भी सोचा, बादशाह ने यह विचार किया कि मुझे नाम से क्या लेना, उनके जो गुण हैं, वो जो इतने विद्वान हैं कि इस पंडित जी ऐसे शिष्यों को उसने शिक्षा दी है, गुरु हैं, उनसे मिलना है। इस प्रकार से चुने हुए दरबारी के साथ हाथी घोड़ा कुछ सेना को लेकर राजा यानी वो बादशाह उस पहाड़ी के निकट गया तो देखा कि कुछ संख्या में है ये चिल्ले चपाटी सभी बैठे हैं, धूनी रवाए हैं, कहीं लकड़ी जल रही है, कहीं वो पूरे प्रारूप इस तरह से था कि लगा कि कोई बाहर का गुरु आकर के यहाँ पर आसन जमाया हुआ है। बादशाह ने पूछा, इसमें आपके गुरु कौन है पंडित जी? पंडित जी ने बताया कि वो स्वामी जो अंदर गुफा में बैठे हैं आसन लगाए, वही हैं गुरु। अच्छा, तो वो स्वामी भोमदेव जी। राजा स्वामी भोमदेव को झुककर प्रणाम किया। वह बालक जो भोमदेव की भूमिका में था, खामोश, अपलक दृष्टि दूर तक देखता रहा, जैसे लग रहा हो कि बड़ा चिंतन कर रहा हो। उसके बाद बादशाह
ये समझा कि शायद मेरे अभिवादन करने के तरीके में कुछ गलत हुआ है, तभी वे ये गुरुजी मुझे देख नहीं रहे हैं, दूर देख रहे हैं। उसके बाद कई तरह के प्रश्न, कई तरह की बातें, बहुत तरह की चर्चा, वो फिर जितने भी हिंदू धर्म के ज्ञान की बातें थी, वो सारा कुछ बादशाह ने, जो उनकी जानकारी बादशाह की थी, उसके हिसाब से पूछी। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा, परमात्मा, ये लोक परलोक, वेद, उपनिषद, हर बात की चर्चा पर, हर विषय पर चर्चा करना चाहते थे। हर बात बादशाह ने पूछा, लेकिन स्वामी वामदेव जी भी एक ही थे। एक का भी न जवाब दिया, न सर हिलाया, और ऐसी खामोशी अख्तियार कर रखी थी जैसे व्यक्ति न होकर पत्थर की मूर्ति हो। अंत में बादशाह तंग आकर, आजिज आकर वहां से एक खींच लेकर वापस चले गए। रास्ते भर भुनभुनाते गए, क्या गुरुजी कैसे, कुछ न ज्ञान। इतना प्रश्न पूछा, इतनी बात की, कोई जवाब नहीं दिया। चलिए, दूसरे दिन की दरबार लगी हुई थी, राजकाज के कार्य चल रहे थे। दोपहर के अवकाश के पूर्व बादशाह ने पूछा कि यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। सभी दरबारी चुप रह गए कि पता नहीं जो जवाब दें वो राजा को पसंद ना आए तो नाहक दंड मिले। ये मुझे क्यों जवाब देना, इन सब जवाबों का वो जिम्मेवारी पंडित जी पर है, पंडित जी ही देंगे। तो बादशाह ने पूछा, पंडित जी, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। पंडित जी ने सवाल सुनते ही जवाब दिया, महाराज, जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए, सामना हो जाए, और आपको समझ में आ जाए कि यह सामने वाला मूर्ख है, तो एकदम चुप हो जाना चाहिए, खामोश। बादशाह को लगा, अहे, तो क्या स्वामी वामदेव वास्तव में बहुत बड़े विद्वान थे। मेरी उलूल जुलूल सवालों के उत्तर के जवाब में वे खामोश रह गए। बड़ा शर्मिंदा हुआ बादशाह, और फिर उसने कहा कि हाँ पंडित जी, वाकई आपके गुरुजी जो थे बहुत विद्वान थे, लेकिन हम नासीज उनकी विद्वता को समझ नहीं सके। जब आपके गुरुजी जा रहे हो तो यहाँ से विदाई दे लीजिए, और एक बड़े थाल में मखमल से ढके हीरे, जवाहरात और रत्न नजर किया गया पंडित जी को। पंडित जी बड़ी आदर से उस थाल को ग्रहण किया, और इस प्रकार से कहानी समाप्त हुई। एक बादशाह की अपने दरबारी पंडित के गुरु के प्रति जो जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा को पूरे करने में। तो दर्शकों, श्रोताओं, ये हमेशा ध्यान दीजिए कि मौन रहना, खामोश रहना, बहुत ज़्यादा खामोश और मौन तो फिर खतरनाक और घातक है। लेकिन यदि बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला कोई हो, आगे वाला इतना ज़्यादा बोल करके आपको जलील करे कि परेशानी पैदा हो, तो सबसे बढ़िया है चुप रहना, मौन साध रहना, खामोश रहना। आशा है ये वामदेव महाराज जी की कहानी आपको पसंद आई, पसंद आनी चाहिए। कभी कभी रुचि बदलने के लिए मैं ऐसी हास्य कथाओं की एक एक कड़ी सुनाता रहूँगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक,
सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी ऑल भी दबा दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।